स्वागत है मेरे भाई बहन। यूपीपी 2018 27 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में मेरा जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन डायरेक्ट हम उस पे आते हैं और ज्यादा बात नहीं करते हुए समय नहीं बेकार करते हुए पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं सर? 2, लाल और डॉट डॉट डॉट। यहाँ हरा ऑप्शन दिया हुआ है, पीला भी ऑप्शन दिया हुआ है, नारंगी भी है, नीला भी है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे भाई कौन सा सही होगा। और नहीं आया तो ये देखो अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज देख लो। ध्वज में एक रंग कौन सा है? लाल है। दूसरा रंग कौन सा है? नीला है। तो वहां पे सही ऑप्शन होगा नीला। लेकिन एक बार मेरी बात थोड़ी सी तुम विचार कर लो, अगर ये ध्वज का रंग पूछ सकता है तो क्या ये नहीं पूछ सकता अब की बार की यूपी पुलिस का ध्वज कब स्वीकार किया गया या कब मनाया जाता है? तो यूपी पुलिस का 23 नवंबर को ध्वज झंडा दिवस उत्तर प्रदेश पुलिस अपना क्या मनाती है? झंडा दिवस मनाती है। ये अपनाया कब गया था? 23 नवंबर 1992 को। उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था कि इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को उनका झंडा, तब से ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न पे अपने आते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब झीनी किस भाषा में है? यार ये तो है जीएस का, लेकिन होना चाहिए था हिंदी में। भाई छाप तिलक सब झीनी हिंदी में जाना चाहिए था, लेकिन अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, खड़ी बोली के जनक। खड़ी बोली के जनक, पैलेट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, इनकी उपाधि थी तोता ए हिंद। ये सब क्या थी? इनकी उपाधि थी। इनके साथ एक बात और जानते हो क्या थी? दिल्ली सल्तनत में इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। किसका? 8 सुल्तानों का काल देखा था। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है, छाप तिलक सब झीनी किस भाषा में है? तो भोजपुरी, ब्रज, उर्दू, खड़ी। तो यहाँ पे छाप तिलक सब झीनी जो इनका भजन था सर, वो है ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। भोजपुरी में सर रिकॉर्ड ही टूट गया है गानों का। आप सब रॉकेट लगाएंगे, भोजपुरी वाले रॉकेट पे गाना बजा देंगे, एटम बम मारेंगे, भोजपुरी। तो भोजपुरी का सब कोई तोड़ दे, उसको छोड़िए, एग्जाम में से नहीं आती वो। वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। ठीक सर, 18 का पेपर था और 15 में अवार्ड से क्वेश्चन है, जो अवार्ड बांटा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न पहली श्रेणी, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पहला रैंक भारत रत्न का, दूसरा रैंक पद्म विभूषण का, तीसरा पद्म भूषण का, और चौथे रैंक पे कौन होता है? पद्म श्री होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम भद्राचार्य जी को किस रत्न से सम्मानित किया गया? तो उनको किया गया था किससे? पद्म विभूषण से। किससे किया गया था भैया? लेकिन अब इसी के साथ 2022, 2023, 2021 या इधर 3-4 सालों में किसको किसको कौन सा अवार्ड इन 3-4 में से मिला है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे 2023 में इतने लोग हैं, इन हस्तियों को मिला पद्म विभूषण। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत इनको सर मिला है। बाल कृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मुलायम सिंह यादव सर, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और ये 3 लोग जीवित हैं सर, उस्ताद जाकिर हुसैन, S.M. कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। तो इतने लोगों को क्या मिला है 23 में? पद्म विभूषण। लेकिन नोट्स में 3 पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री का जिक्र कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, कौन सा कर राज्य कर को शामिल किया जाता है? जीएसटी में किस राज्य कर को शामिल किया जाता है? आय कर को, संपत्ति कर को, स्टाम्प कर को, किसको शामिल किया जाता है? चुंगी को राज्य कर में शामिल किया जाता है। इसका एक वीडियो स्पेशल हम भेजेंगे टैक्स पे आपको, वो आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा टैक्स किस में आएगा। एग्जाम के पहले आपको वीडियो मिल जाएगा।
8वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अगर बात आया तो सबसे पहले तुम्हें पता है यह क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अगर यही ऑप्शन आ जाए किस द्वीप पे, अंडमान पे कि निकोबार पे, तब यह किस पे बताओगे? निकोबार पे। निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? किस देश के निकटतम है? बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, नेपाल के? इसका जवाब हम देने से अच्छा तुम खुद लाइव देख के जज करो कौन सा सही है। अब मेरे भाई ये आपका कौन सा प्लेस है? ये है आपका निकोबार, और निकोबार पे ये जगह जो है आपकी क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के सबसे पास देखो एक महाद्वीप, एक देश है इंडोनेशिया, और यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। यह कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। और लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक देश है मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। तो इंदिरा पॉइंट के निकटतम देश तो इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया, क्योंकि उसका द्वीप। लेकिन दूसरा निकटतम देश कौन सा है? मलेशिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा और थोड़ा एसआई लेवल पे टफ बन सकता है कि इंदिरा पॉइंट के निकटतम राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे क्या बताएंगे सर? राजधानी है मलेशिया वाली। दूसरी राजधानी, अब इनकी जो राजधानी है वो जकार्ता जावा द्वीप पे है, तो निकटतम राजधानी कौन सी होगी? मलेशिया होगा, मलेशिया देश की होगी, कुआलालंपुर करके। और सुमात्रा क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता काफी दूर पड़ेगी। देश पूछेगा तो इंडोनेशिया, राजधानी पूछेगी तो मलेशिया। अगला प्रश्न है, डाट डाट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? बिना पूछे धम्म से जवाब दे दो, एकदम भर दो कमेंट से, जल्दी बता दो कौन सा सही होगा। मैं जवाब नहीं दूंगा तब। एक सींग गैंडा, चलो मैं यहां बता दूं क्या पाया जाता है जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट में पाया जाएगा, प्रमुख है बंगाल टाइगर। जिम कार्बेट में प्रमुख कौन सा है सर? बंगाल टाइगर। रणथंभौर में सर है, रणथंभौर में हिरन भी है, हाथी भी है, सांभर भी है। ठीक है, अब कौन बचा? दो बचा, काजीरंगा और बांदीपुर। तो सर बांदीपुर कर्नाटक में है, यहाँ पाया जाता है बाघ और तेंदुआ, ये कर्नाटक में है। तो अंतिम जवाब हुआ आपका काजीरंगा। अगर मैं फिर एक कमेंट करूं, भैया काजीरंगा कहाँ है यार, किस राज्य में है काजीरंगा? तो काजीरंगा है आपका सर असम में। किस राज्य में है? असम में है। ठीक, अगला चलते हैं अगली प्रश्न की ओर अपने भाई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? कितने शहरों के नाम लिखे गए हैं भाई बता दो तो? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। टफ क्वेश्चन है, यूपी लेवल का, कोनो नहीं पढ़ाई होगा। अगर यूट्यूब ना ऑफलाइन पढ़ाया कोई क्या? अगर मैं आपको बिना लाइव दिखाए इसको पढ़ा दूंगा कि भैया ये है वो है वो है वो, तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले तुम कमेंट करो, अपने दिमाग में लाओ कि गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? सब राजधानियां हैं। अगरतला कहाँ की राजधानी है? भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? रांची कहाँ की राजधानी है? ठीक, यूपी में हाई लेवल का क्वेश्चन आया, देख लो। अब देखो तुम इस मैप को, इस मैप में ये कर्क रेखा को एक्सप्लेन किया गया है लाल लाइन से। लाल लाइन से किस रेखा को एक्सप्लेन किया गया है? कर्क रेखा को। अब ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गांधीनगर, अगरतला, रांची और भुवनेश्वर। चलते हैं एक एक को उठाते हैं। गांधीनगर सर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट गांधीनगर है जो एकदम क्या कर रहा है? कर्क रेखा को छू रहा है। छू रहा है नहीं छू रहा है यहाँ पे कर्क रेखा को? ठीक, तो ये एकदम करीब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शहर सबसे दूर? तो गांधीनगर कट हो गया। दूसरा रांची, आइए देखते हैं। अब सर झारखंड की राजधानी है रांची, जो ये है, तो एकदम कर्क रेखा के मध्य पे स्थित है रांची। एकदम कर्क रेखा उसी से जा रही, मतलब रांची भी नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है सर? अगरतला। तो अब पहले बताओ अगरतला राजधानी कहाँ की है? अगरतला सर राजधानी है त्रिपुरा राज्य की।
ये है राजधानी आपकी अगरतला। तो अगरतला, हाँ, इन दोनों से तो दूर अगरतला है, नो डाउट, अभी तक के लिए सही ऑप्शन अगरतला है। लेकिन फिर अगर हम आए चौथे पे भुवनेश्वर, अब पहले तो भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है भैया, तो उड़ीसा की राजधानी है, बहुत दूर है। ये देखिए, तो इस ऑप्शन में सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई भुवनेश्वर। कौन सा हो जाएगा? अब अगर सबसे पास पूछता तो यही क्वेश्चन घुमा दिया, गांधीनगर, अगरतला, रांची, भुवनेश्वर, सबसे पास कौन सा है, तो तुम्हारा रांची हो जाता है एकदम इसी के ऊपर से। कौन सी रेखा जाएगी? कर्क रेखा जाएगी। अगला प्रश्न, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, थोड़ा सा तुमको शब्द नहीं समझ में आएगा, जो भारत के सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक की नौकरी कर रहे थे, उन्हें क्या कहा गया? अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डाट डाट क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो भैया आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? सिंगापुर में। और सिंगापुर से जो सेना आ रही थी, पैदल सेना के जो आने का रास्ता था आजाद हिंद फौज की भारत पे हमले का, वो कैसे था? सिंगापुर, मैप देखेंगे, सिंगापुर के ऊपर आएंगे मलेशिया, मलेशिया के ऊपर आएंगे थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर आएंगे म्यांमार, और म्यांमार का एक जो पर्वत है अराकान पार करके तो सबसे पहले किस राज्य में आएंगे? इम्फाल में आएंगे। इम्फाल और कोहिमा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो भारत के सबसे पूर्वी राज्य हैं, आप उधर से एंट्री लेंगे तो वहीं आएंगे। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देगा? यार भाई कितनी बार बताया हूं, किसको देगा? अरे कमेंट जल्दी से कर दो, किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा? इतना तो यार कर ही सकते हो, शेयर और कर लो यार, 2-4 लोग बढ़ जाए, स्ट्रगलर है हम भी ना। बताओ आर्टिकल, जल्दी से बताओ, छोड़ो जल्दी बताओ आर्टिकल। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 सर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा मेरे भाई, डाट डाट की राइस टेक, राइस का मतलब चावल, इस क्वेश्चन सिर्फ तुमको फेल कराने के लिए देगा। सर जीएस में 25 का टारगेट रखना है, आप 100% चयनित है। कुछ अपवाद आए उन पर बहुत ज्यादा सीरियस मत हो, सब फेल कराने वाले क्वेश्चन है, तुम डीप डीप में पढ़ते जाओगे, मेन में भूल जाओगे। राइस टेक चावल की कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो भैया ये पूछ रहा है कि कंपनियां कहाँ की थी? ऐसी हरकत थी देखी देश करा ही सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी थी जो क्या कर रही थी? बासमती चावल पे एकाधिकार चाह रही थी, ठीक है, प्राप्त नहीं हो पाया था। अगला, भारत का मूल स्वरूप संविधान, यार अभी वीडियो में पढ़ाया हूं, किस भाषा में लिखा था? अगर ये पूछ लेता तो सर टफ हो जाता क्वेश्चन कि ये जो साहब हैं कौन लिखा है, पहले ये बता दो, पता तो है ना? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भैया पैसा नहीं लिया था लिखने का, इन्होंने कहा लिखेंगे तो एक शर्त पे, बोले क्या? बोले हर पेज पे नीचे अपना नाम लिखेंगे, रायजादा। और हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा, इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहां जा रहे थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है पिटोरिया, दूसरा है जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। अब जानते हो वो जा रहे थे भैया केप टाउन। कहां जा रहे थे? केप टाउन जा रहे थे। ये घटना कब की है? यही क्वेश्चन आ गया कि कब उतारा गया। तो सर वो बात है 1893 की। एक रेलगाड़ी थी जो जा रही थी कहां से कहां? डरबन से पिक्टोरिया। रेलगाड़ी कहां जा रही थी? डरबन से पिक्टोरिया। उसी के बीच में क्या पड़ रहा था? केप टाउन। जहां कौन जा रहा था सर? जहां जा रहे थे महात्मा गांधी। ठीक, कहां उतारा गया था उनको? केप टाउन पे कहां जा रहे थे?
केप टाउन जा रहे थे, जबरदस्ती उतार दिया गया। वह रेलगाड़ी कहां से कहां जा रही थी? विक्टोरिया से डेल्ही। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। इतिहास पढ़े हो। मगध पे अंतिम वंश, मगध पे कितने वंशों ने शासन किया? 3। हर्यक, शिशुनाग, नंद। नंद की हत्या करके मगध पे कौन आया? मौर्य आए। इसका मतलब सही बोल रहा है। जो वर्तमान में डाट डाट के नाम से जाना जाता है भाई, पश्चिम बंगाल गलत, पंजाब गलत, आंध्रा गलत, बिहार सही। यहाँ पे अगर देता क्या पटना या पाटिलपुत्रा, ये सब भी मेन इधर एग्जैक्ट लोकेशन उसकी वही हो जाती है मगध की। राजगिरी, पटना, पाटिलपुत्रा। ठीक है। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सर राष्ट्रकुल का तो है वो, G20 का है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सार्क का भी सर है वो, लेकिन आसियान का सब भी भारत नहीं है। किसका नहीं है भैया? आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक, आसियान का नहीं है। अब एक बात बताओ, पढ़ाया हूं ना लगभग लोग, तो जो ऑफलाइन पढ़ने वाले हो पढ़े हो, आसियान का मेंबर कौन कौन है? आसियान में कुल कितने मेंबर हैं और आसियान में कौन कौन मेंबर है? बता सकते हो क्या? आसियान में कुल कितने मेंबर हैं? 10। कितने मेंबर हैं? 10। नक्शा याद है ना? मैप 1000 बार बोलता हूं, रूम में लगा लो। बोला हूं क्या नक्शा है? भारत के पास ऐसे खड़े हो जाओ, बाएं चलो म्यांमार, पहला देश म्यांमार, म्यांमार से थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, इसे ऊपर लाओस, म्यांमार से ऊपर बढ़ोगे लाओस, लाओस से नीचे जाओगे कंबोडिया, सॉरी कंबोडिया नहीं, एक मिनट, थाईलैंड, आगे वियतनाम, आगे कंबोडिया। कितने हो गए बताओ? 5। एकदम बाएं ऊपर करके बकेट ले जाओ। थाईलैंड के नीचे मलेशिया, मलेशिया के 2 टुकड़े टूटे हैं, मलेशिया के 2 टुकड़े टूटे हैं। एक कौन टूटा है सर? सिंगापुर। एक कौन टूटा है? ब्रुनेई। ये दोनों किसके टुकड़े थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बच गए यार। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 9। एक और बच गया समुद्र में, देखो एक वही देश होगा फिलीपींस। तो कितने देश हो गए? 10। कितने देश हो गए? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। कितनी कंट्री हो गई? 10 हो गई। क्वेश्चन आएगा कि आसियान में कौन सा देश जुड़ना चाहता है लेकिन नहीं जुड़ पाता? तिमोर लिस्ट। जब इंडोनेशिया वाला मैप को जूम करोगे, इंडोनेशिया किनारा एक देश लिखा होगा तिमोर लिस्ट। पुर्तगाल से गुलाम था बहुत लंबे समय तक, जुड़ना चाहता है बेचारा, ऐड नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह? भैया जानवर ढूंढो जल्दी से, देखे पिक लगी है क्या? अब बताओ कौन सा जानवर है उत्तर प्रदेश सरकार के चिन्ह में? सबसे पहले 2 स्टार है यार, 2 बढ़िया वाली मछली है। तो जानवर का चित्र बढ़िया क्या है? धनुष है और गंगा जमुना की धारा है। ये क्या है? गंगा जमुना की धारा, ये धनुष, 2 मछली और 2 नीचे 2 स्टार। तो अब जानवर पूछेगा तो किस पे टिक कर दोगे भाई? बता दो जल्दी से। तो किस पे? मछली पे टिक कर दिया जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बताना है। 24 में चुनाव है लोकसभा का। कब है जो चुनाव? 24 में। 24 में है ना चुनाव। पूरे भारत में कितनी सीटें? अभी पढ़ाया था वीडियो में, वर्तमान और अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या पढ़ाया था ना। यूपी में कितनी है? यूपी में कितनी है? यूपी में है सर 80। किसी भी राज्य की सबसे ज्यादा है। भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सभी सीटें हैं। चाहे विधान परिषद की बात, राज्य में आओ तो विधान परिषद, विधानसभा हाईएस्ट है। केंद्र की लोकतंत्र लोकसभा में 60 और राज्यसभा में कितने हैं? 31। तो ये कहां का पूछ रहा है? लोकसभा का 80, राज्यसभा का 31।
कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था भैया? वाराणसी में हुआ था। ठीक, तो चलिए हमारा वीडियो आज तक मेरी क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद। आप अगली क्लास को कंटिन्यू कर दीजिए। चलिए, आप लोग इस सीरीज के जो प्रश्न है वो प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देंगे कि आपकी तैयारी कहां तक है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे करिए और इसका पूरा विस्तार विश्लेषण भी आप सुनते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही एक है लेकिन इससे आपको कई क्वेश्चनों के जवाब और मिलेंगे जो आपके पेपरों के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 17 जनवरी, 1 अगस्त, 21 सितंबर और 7 अप्रैल। आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, जो आज 17 जनवरी है, इस दिन आप मनाते हैं राष्ट्रीय बाल आविष्कार दिवस। आविष्कार दिवस तो ये होगा नहीं। ठीक, 1 अगस्त है, 1 अगस्त को मनाया जाता है आपका विश्व स्तनपान दिवस। इस दिन आप महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक किया जाता है। ठीक, स्तनपान दिवस। नेक्स्ट आपका है 21 सितंबर। इस दिन आप मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक, वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे, शांति दिवस। ठीक, जो आपका बचा 7 अप्रैल, इस दिन आप मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या सही हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा 7 अप्रैल। ठीक, लेकिन आपको एक आंसर से 4 दिवसों के बारे में पता चला, तो आप लोग ऐसे ही इसके विश्लेषण भी सुनते चलिए। चलिए, अगला है आपका नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शन है जॉर्डस क्लाउड, मार्टिन कूपर, विलियम कूलन और सैमुअल कॉल्ट। जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए। तो देखिए, जो नियॉन लैंप है, इसका आविष्कार आपका किया था किसने? जॉर्डस क्लाउड ने। और जो आपके सैमुअल कॉल्ट हैं, इन्होंने आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। किसका? रिवॉल्वर का, बंदूक जो आप लेके चलते हैं। ठीक, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कॉल्ट ने किया। ठीक, अगर आप मार्टिन कूपर की बात करें तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? मोबाइल का। और जो विलियम कूलन है, इन्होंने आविष्कार किया था प्रशीतन प्रणाली। प्रशीतन प्रणाली मतलब रेफ्रिजरेशन की जो जिस सिद्धांत पे काम करता है, आपके फ्रिज काम करता है, उसकी खोज की थी। उस प्रणाली किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? प्रशीतन प्रणाली की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके हैं बायो, अवतार, सभी लोग। आप लोग सामाजिक नेटवर्क मतलब सोशल मीडिया, जो आप लोग फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, ठीक, इंस्टा यूज करते हो, इन सब में पूछ रहा है कि आपका ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आप तैयार करते हो वो क्या है? बायो है, सेल्फी है, अवतार है या मुखौटा है? मुखौटा का मतलब होता है जो आप लोग मुखौटा ऊपर से बाहरी आवरण लगाते हैं मुख पर। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। सेल्फी आप लोग लेते हो फोटो पाउड बनाकर, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए अगला है बायो। बायो होता है जो आप अपने बारे में जानकारी वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है? वो होता है आपका अवतार। सही क्या हो जाएगा? अवतार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्यूनस
आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बताइए आप लोग। बोलिविया की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है, या आपके ब्राजील की राजधानी है? तो यदि आपने प्रमुख देश और राजधानियां पढ़ी होंगी तो आप ये जानते हैं कि बोलिविया किसी देश की राजधानी नहीं है। बोलिविया क्या है? बोलिविया खुद ही एक देश है और जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है सुक्रे। ठीक। अगला जो ये वेनेजुएला है यह भी एक देश है और इसकी राजधानी है आपकी काराकस। क्या राजधानी है? काराकस। अगली जो राजधानी आपका है अर्जेंटीना, ये आपकी अर्जेंटीना जो है ये देश है और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, यही हमारा सही होगा। और जो अगला देश है ब्राजील, इसकी आपकी राजधानी है क्या? इसकी राजधानी है आपकी ब्राजीलिया। ठीक, कंफ्यूज न होइएगा, ये अर्जेंटीना हमारा सही है, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आप जानते हैं भारत में कितने राज्य? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28 और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक, और इन सब के राज्य और राजधानियों के बारे में आपसे प्रश्न बनते रहते हैं, उसी में से एक प्रश्न ये भी है। तो पूछ रहा है इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है, या त्रिपुरा की राजधानी है? जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए सिक्किम की राजधानी जो है वो है आपकी गंगटोक। क्या राजधानी है? गंगटोक। ठीक, और त्रिपुरा की राजधानी? तो त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं अगरतला। क्या राजधानी है? अगरतला। ठीक, और नागालैंड की राजधानी? तो नागालैंड की राजधानी आप जानते हैं कोहिमा। क्या राजधानी है? कोहिमा। और इम्फाल की राजधानी, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो इम्फाल आपकी राजधानी है मणिपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक त्योहार होता है जो फूलों का त्योहार होता है जो मनाया जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं नागालैंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, या सिक्किम में मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। देखिए सिक्किम में मनाया जाता है आपका सागा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? सागा महोत्सव बहुत फेमस है। बिहार में आप जानते हैं कि छठ पूजा बहुत स्पेशल त्योहार है। कहाँ के लिए? बिहार के लिए छठ पूजा। ठीक, छठ पूजा। और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है क्या? तो पश्चिम बंगाल में आपका होता है दुर्गा पूजा। छठ पूजा और दुर्गा पूजा। ठीक, दुर्गा पूजा। चलिए, और जो आपका नागालैंड है यहां पर मनाया जाता है कौन सा महोत्सव? तो यहां पर मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल महोत्सव। यही हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेट है महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन आपके क्या क्या है? पहला ऑप्शन आपका है सिंह, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है सांप और चौथा है वृषभ। ठीक, तो देखिए पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र के अलावा मनाया कहाँ जाता है? तो महाराष्ट्र के अलावा मनाया जाता है एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और कहा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये त्योहार आपका मनाया जाता है और इस पोला त्योहार में पूजा की जाती है बैल की। किसकी? बैल की। और बैल को हम संस्कृत में कहते हैं क्या? वृषभ। ठीक, क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वृषभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से संबंधित कौन सी लोक
कलाकार सॉरी नृत्य, कौन सा नृत्य आपके असम राज्य से संबंधित है, वहां असम के निवासी करते हैं? तो नौटंकी, कथकली, गरबा या बिहू। देखिए नौटंकी जो है, नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक, ये आपसे प्रश्न कई पेपरों में पूछा गया तो जानते रहिएगा। नौटंकी कहाँ का है? तो भैया नौटंकी है आपके उत्तर प्रदेश का, कुछ ज्यादा करते भी हैं उत्तर प्रदेश वाले नौटंकी। दूसरा है कथकली। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? केरल का। गरबा तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे या फिर गोपी बहू देखते होंगे, ठीक, या फिर कोकिला बहन को देखते होंगे। तो ये गरबा कहाँ का त्योहार है? तो गुजरात का त्योहार है। ठीक, कहाँ का त्योहार नहीं, सॉरी, डांस कहाँ का है? गुजरात का डांस है। नेक्स्ट आपका है बिहू, और यही बिहू कहाँ का है? आपके असम राज्य का नृत्य है। असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जो है आपका सत्रिया। कौन सा नृत्य है? सत्रिया। ठीक, जिसे सन 2000 में आपके शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में जोड़ा गया था, जिससे कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 500 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। 500 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब कि आपके खाते में 500 नहीं, 5000 माफ कीजिएगा, 5000 रुपए की सुविधा। देखिए 5000 रुपए यानी आपके खाते में 5000 रुपए नहीं है, लेकिन आप लोग खाते में कुछ रुपए ना होते हुए भी 5000 रुपए निकाल सकते हैं। ऐसी सुविधा किस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा दी गई? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या अटल पेंशन योजना। तो इन सब में जो प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं, जिसके द्वारा इस योजना के तहत बहुत सारे खाते आपके देश में खुले थे। ऐसे ऐसे लोगों के खाते खुले जिनके जीवन में कोई बैंक अकाउंट नहीं था और सबका खाता खुल गया। तो उसमें सुविधा दी गई कि जो आप खाते खुलवाएंगे, अगर उसमें पैसे नहीं है और आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो आप 5000 रुपए तक ओवरड्रा कर सकते हैं। ठीक, सही क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? जो आप कैरम बोर्ड खेलते हो उसका जो विश्व कप हुआ था 2018, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, फिलहाल अभी इस समय इसको याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन आया है तो देख लीजिए। ठीक, विश्व कप जीता जापान ने, चीन ने, भारत ने या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये महिला जो टीम थी इसका खिताब जीता था भारत ने, जो 2018 में पुरुष वर्ग में जीता था। तो पुरुष वर्ग में इसे जीता था श्रीलंका ने। और जैसे जानते हैं अधिकतर वर्ल्ड कप जो खेलों से संबंधित होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो जब कैरम विश्व कप जो 2022 में हुआ था, 2022 का जो कैरम विश्व कप हुआ था, उसमें पुरुष व महिला दोनों श्रेणियों में जो कैरम विश्व कप था वो किसने जीता था? वो जीता था भारत ने। ठीक, भारत के खिलाड़ियों ने जीता था। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा, ये वाला 22 वाला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक में उद्योग सहजता सूचकांक इज फॉर डूइंग बिजनेस। ठीक, भारत का स्थान कौन सा है? 2018 में, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है कि 2018 में एक विश्व बैंक द्वारा एक सूची जारी की गई थी ऐसे देशों की जहां पर व्यवसाय करना क्या है? बहुत आसान है। ठीक, तो उसमें जो आपकी सूची जारी की गई उसमें भारत का स्थान कौन सा था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइए। 50वां स्थान, 150वां, 100वां या 200वां? तो ये जो स्थान था 2018 में भारत का स्थान, वो था आपका 100वां स्थान। कौन सा स्थान? 100वां स्थान। और विश्व बैंक के द्वारा 2020 में भी इसकी एक सूची जारी की गई थी। ठीक, 2020 में सूची जारी की गई जिसमें भारत का स्थान था 63वां और पहला स्थान था
फर्स्ट स्थान था कीवियों का यानी न्यूजीलैंड का। ठीक, किसका था? न्यूजीलैंड का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट अफ्रीकन कैंप में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए की प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया। कि एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस देश के नाम पर रखा गया? केन्या, सूडान, युगांडा या तंजानिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ईस्ट अफ्रीका कैंपेन में जो भारतीय सैनिकों का बलिदान था, इसको सम्मानित करने के लिए भारतीयों के सैनिकों के बलिदान के लिए एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय का नाम सूडान ब्लॉक रखा गया। कौन सा ब्लॉक रखा गया? सूडान ब्लॉक रखा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला जिसने 51 गेंदों में शतक मारा, 103 रन, वह कौन थी? अंजलि भागवत थी, हरमनप्रीत कौर थी, अंजू बाबी जॉर्ज थी या अनुराधा बिस्वाल थी। वर्तमान में आपकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 51 गेंदों पर शतक मारा था। ठीक है, चलिए ये आपका सही हो जाएंगी। कौन? हरमनप्रीत कौर। वर्तमान में ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने के में सक्षम है? बिंबाणु मतलब आरबीसीज। ठीक, आरबीसीज की बात यहाँ पर हो रही है। तो आरबीसीज जो क्षतिग्रस्त हैं यानी जो काम के नहीं है, उनको हटाने का कार्य कौन सा अंग हमारे शरीर में करता है? ये आपके क्वेश्चन है। अब बताइए आप, एक है अवटु ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है आपका अग्नाशय, तीसरा है तिल्ली और चौथा है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में आपके आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का निर्माण होता है, यानी रक्त का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण होता है, तो ये तो नष्ट करता नहीं, ये निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय। तो जो ये अग्नाशय है, ये मिश्रित ग्रंथि यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। ठीक, हार्मोन्स एंजाइम, और इससे निकलने वाला जो एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं अग्नशयी रस, पेनक्रियाज जूस, उसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी तत्वों को पचाने के गुण मौजूद होते हैं। ठीक, और ये जो हार्मोन्स श्रावण करता है होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जिसके द्वारा शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। जो अवटु ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि से हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, जो ये तिल्ली है या प्लीहा इसे आप बोलते हो, तिल्ली या प्लीहा, ठीक, ये क्या करता है? ये जो क्षतिग्रस्त आरबीसीज होती है उन्हें अपने में लेकर नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं आरबीसीज की कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? तो तिल्ली को कहते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक, ब्लड बैंक और आरबीसीज की कब्रगाह किसे कहते हैं? तो तिल्ली को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सा धातु शामिल है? एक मिश्र धातु होता है जिसमें सोना मिला होता है, और सोना, यह जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? सोना जो होता है वो होता है 14 कैरेट का। कितने कैरेट का? 14 कैरेट का। ठीक, और आप जानते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का? तो शुद्ध सोना आपका होता है 24 कैरेट का। जो शेष 10 कैरेट है उसके स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसके स्थान पर एक धातु इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम आपसे पूछा गया है, और वो धातु मिलकर बनाती है सोने को गुलाब सोना। ठीक, पहला ऑप्शन आपका है प्लेटिनम, दूसरा है चांदी, तीसरा है क्रोमियम और डी है आपका तांबा। ठीक, तो गुलाब सोना बनाने के लिए उसमें
सोने के साथ आपकी मिलाई जाती है तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा, जो गुलाबी रंग का होता है और सोने जैसा प्रतीत होता है, जिसे हम कहते हैं गुलाब सोना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन को, बेकेलाइट को, केवलर को या नायलॉन 6 को? देखिए मोनोमर क्या होता है, जो मोनोमर होते हैं छोटे छोटे अणु, ठीक है। तो छोटे छोटे अणु जो अकेले रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोमर, और यही अणु जो है आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक, या बहुलक। पॉलीमर या बहुलक। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोमर कैप्रोलेक्टम, तो कैप्रोलेक्टम के छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? पूछ रहा है बड़ा अणु मिलकर कौन सा बहुलक प्राप्त होता है, कौन सा पॉलीमर प्राप्त होता है? टेफ्लॉन प्राप्त होता है? तो टेफ्लॉन नहीं प्राप्त होता है। टेफ्लॉन का उपयोग आपसे पूछा जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। जो आप लोग देखते हैं कुछ बर्तन काले होते हैं, उस पे तेल, उस पे जलता नहीं है ना, वो जलता नहीं, उस पे ज्यादा चिकनाई नहीं लगती है, ठीक। तो वो होते नॉन स्टिक बर्तन, उसके जो काला रंग होता है वो किससे बना होता है? टेफ्लॉन से बना होता है। नेक्स्ट आपका है नायलॉन 6, जो बना होता है किससे? जो बना होता है आपका कैप्रोलेक्टम से, ठीक है। नायलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलेक्टम से। इससे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं नायलॉन से। बेकेलाइट का प्रयोग आपके मोटर वाहन के उद्योग में किया जाता है, और केवलर का उपयोग आपके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा है। बीमा क्या होती है? किसी चीज को, किसी भी राशि के मात्रक को घातों के रूप में लिखना बीमा कहलाता है, ठीक। यम से यहां मास होता है, एल से लेंथ को प्रतीक करता है, और टी से आपका समय दर्शाता है, ठीक। अब आप देखेंगे तो शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है आपका बल बटे शक्ति बराबर आपका होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। अब हम कार्य का मात्रक निकाल लें और समय का मात्रक निकाल लें और उनको घात को एक क्रम में लिख दें, तो वही होगा हमारा किसका मान? तो वही होगा आपके शक्ति का मान। और कार्य की जो मात्रक होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। और समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड। और जूल की जो बीमा होती है वो ml स्क्वायर यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। और बचे समय को भी हम किससे डिनोट करते हैं? टी से, समय की बीमा, ठीक ठीक। और ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें एक घात और ऋण हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा यम यल स्क्वायर, यहाँ -2 है, एक माइनस एक और आएगा यहाँ पर, तो -2 -1 मिलकर -3 टी की पावर -3, ठीक। यही हमारा सही हो जाएगा। अब यम की घात 1, एल की घात 2 और टी की पावर -3 जहां होगा ढूंढ लीजिए। पहला आपका है यम1 एल की स्क्वायर टी की स्क्वायर, ये नहीं होगा। यम की घात 1 एल की पावर 3 टी की पावर 2, ये भी नहीं है। एम की घात 1 एल की पावर 3 टी की पावर -3, ये भी नहीं सही है। तो सही क्या है? यम की पावर 1 सही है, एल की पावर 2 एल की पावर 2 ये भी सही है, टी की पावर -3 टी की पावर -3, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र है। ये किस चीज का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन आपके हैं एप्सम नमक, गंधक का सूत्र है, क्वार्टज का सूत्र है, या जिप्सम का सूत्र है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। आप लोग ऑफलाइन बैच के हमारे बच्चे हैं तो आप लोगों को हमने ये पढ़ाया है, जल्दी जल्दी आप बताइए। देखिए एप्सम नमक जो है, एप्सम नमक का सूत्र होता है आपका MgSO4। क्या सूत्र होता है? MgSO4। गंधक को आप कहते हैं सल्फर। क्या कहते हैं? सल्फर। इसका सूत्र होता है यस, ठीक। और क्वार्टज
क्वार्टज का सूत्र होता है आपका SiO4 होता है। ठीक, क्या होता है SiO4। और जो जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4 × 2H2O। ठीक, और जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये जो जल के अणु है ये टूट जाता है और यहां से हमें मिलता है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए नेक्स्ट आपका है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, हस्तिनापुर में स्थित है, मऊ में स्थित है या आजमगढ़ में स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप। तो देखिए जो आपका ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है ये आपका मौजूद है कहां पर? तो गोरखपुर में मौजूद है और यह इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब? 1962 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला कब शुरू होता है? माघ मेला पहले आप बता दीजिए लगता कहां है? तो माघ मेला आपका लगता है प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है। ठीक, और कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है, बसंत पंचमी के दिन लगता है, अक्षय तृतीया के दिन लगता है या महाशिवरात्रि। तो आप माघ का महीना है तो माघ के महीने में ये जनवरी वाला मौसम, तो जनवरी वाले मौसम में कब लगता है माघ मेला? आप लोग अगर यूपी से या बिहार के आसपास रहते हैं तो जानते हैं कि प्रयागराज में एक महीना सब जाते हैं कल्पवास करने। ठीक, कल्पवास करने, जहां पर आपका माघ का मेला लगता है, मकर संक्रांति, गंगा जी में नहाएंगे, कल्पवास करेंगे, चले आएंगे। ठीक, तो वो कब लगता है? तो वो लगता है आपका मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन से लगता है। ठीक, नेक्स्ट आपका और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका लखनऊ घराने की नींव डैश उस्ताद के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ठीक, तो लखनऊ घराना मुख्यतः प्रसिद्ध किसके लिए है? तो कथक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और एकमात्र नृत्य है जिसमें हिंदू संस्कृत और मुस्लिम संस्कृत दोनों सम्मिलित होती हैं। ठीक, इसके आपके बिरजू महाराज का नाम आपने सुना होगा, लच्छू महाराज का नाम आपने सुना होगा, ये सभी कथक के महान नर्तक हैं। ठीक, तो इन और जो ये सब संबंध भी किससे रखते हैं? ये सब संबंध भी लखनऊ घराने से रखते हैं। तो उसकी नींव किसने रखी? बड़े गुलाम अली खान ने, बख्शू खान ने, अमजद अली खान ने या बिस्मिल्लाह खान ने? जल्दी जल्दी आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर इसका। देखिए जो आपका लखनऊ घराना है इसकी नींव रखी थी बख्शू खान एवं मोदू, एक कलाकार थी। किसने? बख्शू खान एवं मोदू, और इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कलाकार इस घराने से दिए। चलिए आपकी स्टैट जीके की क्लास यहीं तक। अब जो है आप राजीव सर आएंगे, वो आपको जीके के अन्य क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी प्रतियोगी छात्रों का एवं छात्राओं का आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम अड्डा पर। मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी लोगों की आगामी परीक्षा को देखते हुए जो बीते हुए समय में आपका यूपीपी का पेपर हो चुका है, वही पेपर सेट लेकर मैं आनंद तिवारी उपस्थित हुआ हूं और एक बेहतर तरीके से पूरे विचार विमर्श के साथ सारी चर्चा और परिचर्चा यहाँ पर होगी और सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो देखिएगा ये जो आज का पेपर है, आज का पेपर होगा कौन सा? आज का पेपर है भैया आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 27 जनवरी 2019 द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था उसी का सेट आपका आज का है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं क्रमबद्धता से आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका ये आ जाता है, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा और बिल्कुल इत्मीनान से इसका उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी किसी बात की ना करिएगा।
2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। अब यहाँ पे लेखक लिखा गया है तो यहाँ पे संशय में मत पड़िएगा कि कोई लेखिका होगी तो उसका नाम नहीं बता सकते, आप बता सकते हो, किसी का भी बता सकते हो। और आपको बता दें साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। वही उसी में पूछा है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, और हर साल दिया जाता है, अन्य भाषाओं में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही दिया जाता है। और आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन रखा गया है। पहला है रामदरस मिश्र को दिया गया, या रमेश कुंतल मेघ को दिया गया, फिर आगे है रमेश चंद्र शाह को दिया गया, या मृदुला गर्ग को दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4 के चारों विद्वानों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन 2017 में किसे दिया गया ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे 2017 वाला जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो आपके दिया गया रमेश कुंतल मेघ को। किसको दिया गया भैया, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। और इनकी एक आलोचना थी, आलोचना विधा की रचना थी जिसका नाम क्या था, विश्व मिथक सरित सागर। क्या था भैया, विश्व मिथक सरित सागर, इनका नाम था विश्व मिथक सरित सागर, ये इनकी रचना का नाम है। और जो क्या थी भैया, एक आलोचना विधा की रचना थी, आलोचना। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें रामदरस मिश्र को किस रचना के लिए और कब दिया गया था, यहाँ पे ये बातें भी आप देखिएगा। इनको 2015 में मिला था। कब भैया, 2015 में मिला था आग की हंसी के लिए। किसकी, आग की हंसी, ये इनकी रचना है, आग की हंसी के लिए दिया गया था। और आग की हंसी ये काव्य रचना है। कौन सी है भैया, ये काव्य संग्रह की रचना है। और अगर बात करें हम रमेश चंद्र शाह की, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी रचना थी विनायक। क्या नाम था इनकी रचना का नाम भैया, विनायक था। और विनायक रचना एक उपन्यास है। क्या है भैया, उपन्यास है। और उपन्यास के लिए किस सन में दिया गया, 2014 में रमेश चंद्र शाह को दिया गया। कब दिया गया, 2014 में। और मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए दिया गया। इनकी रचना क्या है भैया, मिलजुल मन, मिलजुल मन। और मिलजुल मन ये आपका क्या है, इनका उपन्यास है। किस विधा की रचना है, उपन्यास है। और कब दिया गया, ये सन महत्वपूर्ण है इनका, 2013 में दिया गया। कब दिया गया, 2013 में। चलिए ये देखिएगा, सारे प्रश्न हो गए। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न आ गया दोस्तों आपका, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 115 से 119 तक दिए गए इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोच्च उत्तर दें। तो देखिएगा हमारे सामने गद्यांश है, और गद्यांश को हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़कर उत्तर कैसे देते हैं। पहली बात तो ये जानिए, गद्यांश हल करने का जो तरीका होता है, आप बातों को पढ़ते जाइए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते जाइए। क्योंकि जो गद्यांश का भाव होता है, जो शब्द बार बार दोहराव किए गए होते हैं, दोहराव किया गया होता है, उन्हीं से उनका शीर्षक वगैरह निकलता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, व्यवसायीकरण की आदि से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया है कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय, और आगे देखिएगा हम बढ़ाते हैं, आगे क्या है, आगे ये बातें आती हैं ऊपर। हाँ, क्योंकि पैराग्राफ आपका नीचे भी है तो यहाँ पे हाँ तब्दील कर दिया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं,
बातों को आप देख भी सकते हैं। ये ऊपर जाएगा और पूरी पंक्तियां आपकी आ जाती हैं। ये देखो, चलिए ये आ गया ये आ गई आपकी पंक्तियां। चलो क्रिकेट के अलावा दिनचर्या तय करने लगे हैं। फिर यहां से हम बातें करते हैं। यहां से क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। ये आपका क्या था भैया? गद्यांश था। गद्यांश तो इतना बड़ा था क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता। अब इसी से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। आपका ये प्रश्न आता है, देखो प्रश्न आ गया आपका, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके बाद उसी के अनुसार इसका उत्तर देना है। भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण या ओलंपिक। आप बताओ चारों में से उचित विकल्प कौन सा हो सकता है? तो साथ ही पंक्ति में कहा गया है व्यवसायीकरण, माने कि व्यापार से संबंधित खेलों को भी कर दिया गया है। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? व्यवसायीकरण हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे 116 नंबर का प्रश्न है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? खेल उत्सव, IPL या कोडक कंपनी या उद्योग से? बताओ चारों में से किससे मिला है? अब बताओ, जब खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया तभी तो खेलों को बढ़ावा मिला। जैसे अभी IPL की बात की गई, IPL क्या खेल से ज्यादा उद्योग बन चुका है ना? उसके प्रायोजक बढ़ते हैं, तमाम तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, माने कि धन को लगाते हैं, उसके एवज में वो पैसे पाते हैं, माने कि रुपए पाते हैं। तो आपका क्या है? पंक्ति में कहा गया भैया उद्योग होगा। फिर आगे चलते हैं, अगले पेज पर हम चलते हैं। अगला आ गया आपका प्रश्न, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बताओ कौन शामिल है? आपकी पंक्ति में किसके बारे में बात कही गई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन या राजनीतिक लोगों पर? तो सामान्यतः जो बातें सत्य होगी उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है जो बातें आपकी पंक्तियों में कहा गया है। तो देखिएगा, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो असर का मतलब क्या होता है कि नुकसान देखिएगा होगा किसका? आप देखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनियां होती है वो इन्वेस्ट वगैरह करती हैं, तो वहां से उनका नफा नुकसान निर्धारित होता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आपके समक्ष क्या दिया गया है? आपके समक्ष बातें कही गई हैं कि तरन तनुजा तत तमाल तरवर बहुछाए। अब इसमें कौन सा अलंकार है? आपके सामने लिखा गया भैया, पहला ऑप्शन है आपका अनुप्रास लिखा गया, दूसरा यमक लिखा गया और तीसरा श्लेष लिखा गया।
और चौथा क्या है, उपमा लिखा गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं नीचे से चलता। उपमा अलंकार वहां पे होगा जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जब किसी व्यक्ति या वस्तु में माने कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकाले जाए, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। और यमक अलंकार, यमक का अर्थ ही होता है दो, माने कि शब्द दो और दोनों के अर्थ अलग अलग हों। और अनुप्रास में, अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है जब वर्णों की लगातार आवृत्ति हो, माने कि दोहराव होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो वर्णों का दोहराव किसमें है, इसी में है। तावर्णों का दोहराव हुआ है कि नहीं हुआ है, ता एक से अधिक बार आए क्रमबद्धता से कि नहीं, तो अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास और यमक और श्लेष ये तीनों आपके क्या है भैया, ये तीनों आपके शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। क्या शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। यहाँ पे शब्द के माध्यम से चारुता में वृद्धि होती है और आपका रूपक अलंकार अकेला अर्थ अलंकार है। यहाँ पे अर्थ के माध्यम से पंक्ति की चारुता को बढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। जैसे देखिएगा वाक्य लिखा गया, आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो हमें आज वर्षा होती रही से नहीं मतलब, हमें सिर्फ दिन भर से मतलब है। और दिन भर कौन सा अव्यय है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये बताओ भैया, अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहेंगे? अरे जो अव्यय क्रिया की विशेषता को बताएगा उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। और संबंध बोधक, जो दो व्यक्ति या वस्तु को जोड़ने का कार्य करेंगे अव्यय, उनको संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। फिर समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? जो दो वाक्यों, उपवाक्यों या पदों को जोड़कर परस्पर समुदाय का बोध कराते हैं, उनको समुदाय बोधक या समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये पक्का देखिएगा, खड़ी डंडी नीचे बिंदी वाला जो बोध होगा, बोध कराएंगे शब्दों के साथ, वहां पे विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ये हर्ष, गर्व, शोक, उन्माद, ना रोमांच आदि भावों का बोध कराते हैं। ये बताओ यहाँ पे दिन भर किसका बोध करा रहा है? तो आज हो गया, आज दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर होने का बोध करा रहा है। ये बताओ दिन भर शब्द वर्षा के बारे में बता रहा है कि होते रहने का बोध करा रहा है, होती रही इसका बोध करा रहा है। जब क्रिया की विशेषता कोई अव्यय बताते हैं तो उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अन्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दिन भर शब्द एक दूसरे से जोड़ने वाला अव्यय नहीं है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, ये देखो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य, देखो क्या दिया गया, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो जाहिर सी बात है, जो आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ये आप नानी के घर जाओ, ये जाहिर सी बात है अशुद्ध है और आपको इसका शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप बताना है, शुद्ध रूप बताना है कैसे? तो पहला ऑप्शन है आप नानी के घर जाइए, दूसरा ऑप्शन है आप नानी घर जाओ, और तीसरा ऑप्शन है आपने नानी के घर जाना है, और चौथा ऑप्शन है आप नानी के घर जाओ। तो देखिएगा इसमें से शुद्ध क्या होगा? शुद्ध आपका ये होगा कि आप नानी के घर जाइए, क्योंकि सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग पहले किया गया है, इसलिए सहायक क्रिया भी सम्मान सूचक माने कि बहुवचन में लगेगी। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, एक छंद में कितने चरण होते हैं? मैं छंद के बारे में बताऊं। छंद 2 शब्दों से मिलकर बना है, छंदः और छंदस से, जिसके 2 अर्थ होते हैं, आनंद देने वाला या आच्छादित करने वाला। और छंद के 7 अंगों के अंतर्गत एक भेद ये भी है जो कि चरण या पाद बताता है। तो एक छंद में कितने भेद होते हैं? देखिएगा छंद में अगर बात करें तो अधिकतर छंद में आपके 4 ही चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और छप्पर और कुंडलियों को छोड़कर, क्योंकि उसमें 6 चरण होते हैं, 2 छंदों को छोड़कर, बाकी वर्णिक हो या मात्रिक, आपके अधिकतर 4 ही चरण होते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, रस का संबंध किस, चलिए अगला प्रश्न आ गया है, रस का संबंध किस धातु से है? तो पहली बात तो ये जानिए, धातु किसे कहते हैं? धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसको तोड़ा या खंडित नहीं किया जा सकता। अगर खंडित कर दिया जाएगा तो वो अर्थ ही नहीं दे पाएगा। तो आपके ऑप्शन में 4 विकल्प हैं। देखिएगा पहला आपका श्री धातु है, दूसरा है क्री धातु, और तीसरा है प्री धातु, और
चौथा ऑप्शन है मृ धातु। तो चारों में से कौन से धातु से रस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा भैया, उत्तर होगा श्री। क्या होगा? श्री। श्री होगा। श्री का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है जो भाव रूप में बहे, माने कि जो बहता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो बहता है। ठीक है, जो बहता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो देखिएगा यहाँ पे सही शब्द पे जरूर ध्यान दो। और आपका वाक्य क्या लिखा गया है? हाथी ने केला खाया। हाथी ने केला खाया, और इसको आपको बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में। और अगर इस वाक्य की बात करें तो कर्तृवाच्य में है। ये वाक्य क्या किसमें है भैया? कर्तृवाच्य में है। इसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। हाथी केला खाता है, नहीं होगा। हाथी केला खा लिया, नहीं होगा। हाथी द्वारा केला खाया गया, या हाथी केला खाया। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, जहाँ पे द्वारा लगेगा वहां पे आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। तो आपका सी विकल्प एकदम सही होता है, आपका हाथी द्वारा केला खाया गया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? देखिएगा, वाक्यों की सार्थकता को बनाए रखने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और इन्हीं विराम चिन्हों को दर्शाकर हम अपने अर्थ को बदल सकते हैं। देखिएगा, 4 विकल्प में आपको 4 निशान दिए गए। पहले वाले में ए ऑप्शन है, बी, सी और डी। चारों में से आधा रुकने माने कि अर्ध विराम किसे कहा जाएगा? तो अर्ध विराम किसे कहा जाएगा? अर्ध विराम माने आधा रुकना होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये वाला ए वाला, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये आपका अल्प विराम है। अल्प विराम, अल्प विराम। और उसके बाद ये आपका पूर्ण विराम है। सी वाला पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का है। और यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कैसा है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न आपका आएगा, ये देखो कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अब देखो, असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो देखिएगा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य, माने कि जो करने के लिए आवश्यक हो। असंभव माने कि जो किया ना जा सके, जिसकी संभावना ना हो। संभव जो किया जा सके। और आजीवन माने कि जीवन भर या जीवन तक। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। देखिएगा, यहाँ पे अरुण दिया गया है। अब चारों विकल्पों में से ये ढूंढना है कि अरुण तो स्वयं में अनेकार्थी शब्द है, तो उसी अनेक अर्थ के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा शब्द आएगा? सूर्य, आकाश, सोना या गोद। तो देखिएगा, सूर्य आएगा। कौन आएगा? सूर्य आएगा। और अरुण का अर्थ हम लाल भी बोल सकते हैं, लाल बोलेंगे। और सूर्य का सारथी, किसका भैया? सूर्य का सारथी। सारथी माने रथ चालक होता है। सूर्य का सारथी भी अरुण बोला जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक, अधिकरण कारक विभक्ति पहचानिए। माने कि जो आधार का बोध कराए। किसका? आधार का बोध कराए। और किसके आधार का बोध कराए? व्यक्ति या वस्तु के आधार का बोध कराए। रा रे, और दूसरा ऑप्शन है से के, और तीसरा ऑप्शन है हे अरे, और चौथा ऑप्शन है में पर। अब बताओ, क्या में पर ही तो आधार का बोध कराएंगे? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम के बारे में मैं आपको अगर बताऊं
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलंकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा की पुनरुक्ति ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। ये बताओ अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष, चारों में से कौन सा इसके भेद के अंतर्गत नहीं आता? तो अति उत्तम पुरुष बिल्कुल नहीं आता, ये ऑप्शन सही होगा। बाकी अन्य, मध्यम और उत्तम इसके अंतर्गत आते हैं। 3 ही भेद होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो भूतकाल में जब कोई क्रिया शुरू होकर अभी अभी समाप्त होती है उसके लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो देखिएगा सामान्य भूतकाल जब किसी कार्य के समाप्त होने की सामान्य सूचना बीते हुए समय में मिलती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। और आसन्न में क्या होता है? आसन्न और पूर्ण वर्तमान काल एक ही होता है, तो वहां पे काम तुरंत समाप्त हुआ होता है, तो ये आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो मैं अभी आया, क्या होगा? मैं अभी आया, तो आने का कार्य आप कर चुके हो और कब? अभी तुरंत, ना तत्काल आप कार्य को पूरा कर रहे हो, तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल होगा। और अपूर्ण भूतकाल जैसे आप रहा था, रही थी, रहे थे लगा के वाक्य बनाओगे। पूर्ण में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा के वाक्य बना सकते हो। और सामान्य भूतकाल में सहायक क्रिया में ता, था, ती, थी और ते, थे लगाकर वाक्य बना सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो ये बताओ देख कर निबंध लिखा, इसमें बताओ कृदंत क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है? देखिएगा कृदंत क्रियाओं का कोई भेद नहीं होता। कृदंत क्रियाएं, क्योंकि जो किया जाएगा वही क्रिया होगा। कृदंत तो आपका प्रत्यय में आता है, जब कृत प्रत्यय के संयोग से जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं, तो ये तो क्रिया के भेद के अंतर्गत आएगा नहीं। फिर आगे हम बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता कोई कार्य समाप्त करके उसी क्षण कोई नया कार्य प्रारंभ कर देता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और नाम धातु क्रिया जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संयोग से क्रियार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया जब किसी कर्ता के साथ 2 क्रियार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे देखो, अनु ने देख कर निबंध लिखा, भैया देखने का कार्य पहले कर रहे, निबंध लिखने का कार्य बाद में। तो यहाँ पे एक कार्य अनु समाप्त कर रही, उसी क्षण दूसरा कार्य शुरू कर रही है, तो यहाँ पे आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। ये बताओ प्रबंधकर्ता, यहाँ पे लिखा गया है शब्द प्रबंधकर्ता, तो प्रबंध करने वाला प्रबंधकर्ता कहलाएगा। तो आप पर 4 विकल्प एक समान दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो ये बताओ, पहला है प्रबंधकर्त्री और दूसरा ऑप्शन है प्रबंधकीन, तीसरा ऑप्शन है प्रबंधकर्त्री और चौथा ऑप्शन है प्रबंधकारती। मैं आपको एक नियम बता दूं, जिन पुल्लिंग शब्दों का अंत ता से होता है उनका परिवर्तन त्रा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? स्त्रीलिंग बनाते समय त्रा में हो जाएगा। और जिसपे बड़े की मात्रा लगी रहेगी उसपे बड़ी, जिसपे बड़ा की मात्रा लगी रहेगी उसपे बड़े की मात्रा लग जाएगी। तो कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्त्री हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा और धाता का धात्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रबंधकर्ता का देखो ता अंत में है तो यहाँ पे त्रा में परिवर्तित हो जाएगा। प्रबंधकर्त्री इसका उचित विकल्प सही होगा। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। आप बताओ, ऋतु दिया गया है, ऋतु का उचित विकल्प आप बताइए। ये बताइए, वचन परिवर्तन 2 तरीके से होता है, एक विभक्ति रहित होता है और एक विभक्ति सहित होता है, लेकिन महत्व हम विभक्ति रहित वाले को देंगे। तो देखिएगा, ऋतु का बहुवचन ऋतुएं, ऋतुओं या ऋतियों या ऋतिये, यहाँ पे चंद्रबिंदी नहीं है
तो आपका उचित विकल्प क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? ऋतु ये होगा। लेकिन विभक्त सहित तो ऋतुओं भी होता है, विभक्त रहित को ही हम प्राथमिकता देंगे। जैसे बालक का नहीं, जैसे लड़का का लड़के और लड़कों दोनों होता है। अगर ऑप्शन में आपका लड़के और लड़कों दोनों आता है, लड़का का बहुवचन पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लड़के ही बताएंगे, ना कि लड़कों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो ये बताओ, द्वित कहलाएगा कि संयुक्ताक्षर कहलाएगा, तालव्य कहलाएगा कि स्वरयंत्री कहलाएगा? तो मैं एक एक के बारे में आपसे चर्चा करते हुए चलता हूँ। स्वरयंत्री किसे कहते हैं? स्वरयंत्री स्वर अकेला हा है, क्योंकि इसमें हमारी स्वर तंत्रियां पूरी तरीके से झंकृत हो जाती हैं, हिल जाती हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर तालव्य, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जीभ ऊपर उठ के जहां से हमारे ऊपर वाले दांत निकले होते हैं उसके बीच माने कि अंत वाले भाग को, दांत के ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती हैं, उनको तालव्य वर्ण या तालव्य व्यंजन कहेंगे। द्वित किसे कहेंगे? जब समान व्यंजन पहले आधा आए फिर वही व्यंजन पूरा आए तो उसे द्वित कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। और इस प्रकार की ध्वनि को युग्मक ध्वनि कहेंगे। और ये आपका ऑप्शन होगा सही संयुक्त अक्षर। देखिएगा, अगर आपको बताना है, जैसे आप लिखते हो श्याम, अब ये बताओ, हमने यहाँ पे लिखा श्याम, अब बताओ सा पे कोई मात्रा नहीं, माने कि हलंत वाला है, और यहाँ पे आ की मात्रा है। यहाँ पे बातें क्या कही गई है? स्वर रहित व्यंजन, तो सा आपका स्वर रहित व्यंजन हो गया। जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, माने कि यहाँ पे बड़ा की मात्रा है, मिलता है, तो आपका क्या बन जाएगा? संयुक्त अक्षर बन जाएगा। और संयुक्त अक्षरों की संख्या तो 4 है, ये है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका ये, चलिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? माने कि नाक के सहारे से उच्चारित किया जाने वाला व्यंजन कौन सा है? तो देखिएगा, ड़ा, जा और डा या दा। तो देखिएगा आपका ड़ा होगा, क्योंकि इंग्या या रा नामा, कौन से इसके साथ आपका इंग्या भी आ जाएगा और इया भी आ जाएगा। ड़ा तो है ये है, ना भी आ जाएगा, मा, सभी पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आ गया है, और अगले प्रश्न पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो मैं आपको बता दूं विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की आपकी जानकारी के लिए बताओ, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। 3, एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई तुलना नहीं की जाती उसे मूलावस्था कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु में माने कि दोनों में तुलना हो, एक को छोटा और एक को बड़ा बताया जाए, तो ये आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। और उत्तमावस्था में कि माने जिसके बारे में बताया जाए उसी को सबसे बड़ा बता दिया जाए, तो वो उत्तमावस्था। यह करेला कड़वा है, बताओ करेला की तुलना किसी से की गई है? तो अगर नहीं की गई है तो इसमें क्या होगा? इसमें तो मूलावस्था होगा। क्या होगा भैया? इसमें मूलावस्था होगा, क्योंकि जब तुलना नहीं है तो मूलावस्था होगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? क्या रामचंद्रिका है या रामचरितमानस, अखरावट या छंदसा? देखिएगा, रामचरितमानस में 7 कांड है और शुद्ध या परिष्कृत, शुद्ध नहीं परिष्कृत माने कि व्याकरणनिष्ठ अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है ये, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। और इन्होंने रामचंद्रिका की बात करें तो केशवदास जी ने लिखा है, और अखरावट हमारे किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। चलिए अगला है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो यहाँ पे प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती और विष्णु शर्मा। तो देखिएगा ये प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद ने और कौन कौन सी रचना लिखी? कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प, ये इनके उपन्यास हैं। अगर आपसे बात करें हम धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की रचना भैया गुनाहों का देवता, क्या गुनाहों का देवता, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था। और सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश, इनकी रचना है। और हरिशंकर परसाई की अगर बात करें तो तट की खोज इनकी रचना है, तट की खोज। और ज्वाला और जल, नाग और रानी नागफनी की कहानी, नागमती नहीं नागफनी की कहानी,
फिर आगे चलते हैं, विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र लिखा था। 1 और 1 11, एकता का बल, कौवे और उल्लू, इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, कामायनी, नीरजा या अनामिका? तो ये भैया कामायनी है, जो कि 1935 में लिखी गई। कब? 1935 कब लिखी गई? 1935 में लिखी गई रचना है। और ये खड़ी बोली की सर्व प्रसिद्ध रचना है। कैसी रचना है? खड़ी बोली की सर्व प्रसिद्ध रचना है। और परिमल और अनामिका ये निराला जी की रचना है। परिमल और अनामिका निराला जी की रचना है। और नीरजा आपकी महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उनकी रचना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ये बताओ, धर्मात्मा दिया गया है, धर्मात्मा को कैसे तोड़ा जाएगा? क्या धर्माधन आत्मा होगा, कि धर्मधन आत्मा होगा, कि धर्माधन तमा होगा, कि धर्माधन तमा होगा? तो आप बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। क्या होगा भैया? यहाँ धर्मधन आत्मा। यहाँ पे देखो, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ये बताओ, कौशल। कौशल का अर्थ क्या होगा? कौशल का अर्थ क्या दक्षता होगा, कि मेड़ होगा, या ज्योत्सना होगा, या चपल होगा? तो कौशल का अर्थ क्या होगा भैया? दक्षता होगा। मेड़ का मतलब घोंसला होता है, ज्योत्सना मतलब बिजली होता है या चमक होता है, और चपल का मतलब चंचल होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में डाट डाट उपसर्ग है, तो क्या आ उपसर्ग है, या रा है, गुण है, कि अव है? तो ये अवगुण शब्द में अव उपसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ये बताओ, ग्राम का सरल रूप, सहज रूप कौन सा होगा? शहर होगा, गांव होगा, सड़क होगा, या खेत होगा? तो आपका क्या होगा भैया? गांव होगा। क्या होगा? गांव होगा। आगे खेत को क्षेत्र बोलते हैं ना, खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र होगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। बताओ, लालिमा, ईमा प्रत्यय है, टुकड़ी ई प्रत्यय है, शक्तिमान में भी है, और सफल में प्रत्यय नहीं है। सफल में क्या है? सफल में उपसर्ग है। और कौन सा उपसर्ग है? सा उपसर्ग है आपका इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कौन सा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब बताओ, सूक्ति का आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? सुधन उक्ति, सुधन साधन उक्ति, या सुधन कृति, या साधन उक्ति? आप बताइएगा क्या होगा? जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तभी तो बड़ा ऊ होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और कौन सी संधि है? ये भी आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर आगे दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ये बता, बंधन, बंधन का अर्थ क्या होगा? और कौन सा अर्थ? विपरीत अर्थ माने कि विलोम बताना है। सरल शब्दों में जानिए, क्या बांधना होगा, कि रिश्ता होगा, कि छोड़ना होगा, कि मुक्त होगा? आप बताइएगा क्या होगा? बंधन का उचित विकल्प मुक्त होगा। और बांधना का छोड़ना होगा, बांधना का छोड़ना होगा। और रिश्ता का अपरिचित, विलोम क्या होगा? रिश्ता का अपरिचित होगा। और इसी के साथ ये आज का प्रैक्टिस सेट पेपर सेशन समाप्त होता है।